जय हिंद दोस्तों। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वास्ता, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका चैनल का नाम, स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर, या फिर आप एडेड करके आलोक सर हिंदी डालकर आप हमारे चैनल पर सीधे प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पहला है। ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यूपी पुलिस में 37 प्रश्न आने हैं। कितने आने हैं? 37 क्वेश्चन आने हैं। 37 में 37 दिलाने की गारंटी मेरी है। आपको 37 में 37 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको केवल 50 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इन्हीं 50 प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रैक्टिस सेट में मतलब कुछ दम है। अगर आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण की थ्योरी क्लास लेनी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, एडेड आलोक सर हिंदी, या फिर स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। ये आपका चैनल का लोगो दिख जाएगा, ये मेरा फ़ोटो दिख जाएगा, चेहरा आपको। ठीक है, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए आज चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि पहला है कि कोई आ रहा है। क्या है? कोई आ रहा है। इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या है? किस प्रकार का सर्वनाम है? पहला कह रहा अनिश्चयवाचक, दूसरा कह रहा निश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा कह रहा निजवाचक। तो सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनामों की संख्या है 11। कितनी है? 11 सर्वनाम है। अगर सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? अगर प्रकार की बात करेगा तो प्रकार 6 हैं। संख्या की बात करेगा तो संख्या 11 है। ठीक है, तो उन्हीं 11 में से हमको चुनना है। तो जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है कि कोई आ रहा है, में कोई क्या है, किस प्रकार का सर्वनाम है। देखो, निश्चय वाले में क्या होता है कि निश्चित होता है। निश्चित होता है कि राम आ रहा है, कि श्याम आ रहा है, कि मोहन आ रहा है। निजवाचक में जो होता है, इसमें स्वयं की बात होती है। किसकी बात होती है? इसमें स्वयं की बात होती है। और संबंधवाचक में क्या होता है? जो सो का बात होता है। क्या होता है? जो सो, है ना, जैसे वैसे। और अगर अनिश्चय की बात करें तो अनिश्चय में ये निश्चित नहीं होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो, जैसे कह दे कि कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे? जैसे कहते हैं कि चाय में कुछ गिर गया। चाय में कुछ गिर गया। अब बताओ, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि चाय में गिरा तो, लेकिन कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिरा, कोई निश्चित ही नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यही है। तो पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल, क्या कह रहा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? देखिए, राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो कोई एक राज्यपाल होता है एक स्टेट का, है ना। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी का राज्यपाल अलग है, एमपी की बात करें तो एमपी का अलग होगा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का अलग होगा। तो प्रत्येक जगह का राज्यपाल अलग अलग होगा ना। तो राज्यपाल में कौन सी संख्या है? तो आप देखो, अलग अलग तो होगा लेकिन ये बहुत सारे हैं ना। एक इनकी जाति है। क्या है? जाति। तो राज्यपाल में कौन सी संख्या है? जातिवाचक। समूहवाचक की बात करें तो इसमें समूह की बात होगी, गिरोह की बात होगी, सभा की बात होगी ना। ये सारी चीज़ें होंगी। भाववाचक में क्या होगा? भावना की बात होगी। जैसे बात करें कि बुढ़ापा, हाँ, बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। ठीक है। और आगे अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक में, तो व्यक्तिवाचक में किसी एक विशेष की बात होगी। जैसे राम, श्याम, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। क्रिया विशेषण है क्या?
ऐसे मतलब क्रिया विशेषण होते हैं जो विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं किसकी? क्रिया की। उसमें भी कह रहा है कि परिमाणवाचक। क्या कह रहा है? परिमाणवाचक। अब परिमाण का मतलब क्या है? नाप तौल से। किससे है? नाप तौल से है। नाप तौल। अगर परिमाण की बात कर रहा है तो नाप तौल, अगर परिणाम की बात कर रहा है तो परिणाम की बात करेगा तो क्या होगा भाई? परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। तो यहाँ रिजल्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है परिमाणवाचक, मतलब नाप तौल की बात कर रहा है। क्रिया विशेषण अव्यय है तो परिमाण में नाप तौल होता है ना, तो क्या कहते हो? सर्वदा दे दो या सर्वत्र दे दो या फिर गलत दे दो, तो ये सारी चीज़ें तो क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सही होगा इतना। क्या होगा? अगर परिमाण की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, तो देखो इतना उतना क्या है? अनिश्चित है। और कहते हैं कि 1 kg 2 kg ये क्या है? निश्चित है। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? इतना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया है? देखिए आकर्मक थोड़ा सा पहचानिए, और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समस्त वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट है एक स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, पूरी क्लासेज अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसके में अकर्मक क्रिया है? किसमें अकर्मक? अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है? क्रिया की अगर बात करें तो मूल रूप से दो होती हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो सकर्मक का मतलब है, सा का मतलब है साथ और कर्म का मतलब है कर्म। तो जिसमें कर्म हो वो सकर्मक है, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक है, जिसमें कर्म ना हो वो क्या है? अकर्मक है। तो बताओ अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। कह रहा शिशु सो रहा है। शिशु क्या है? कर्ता। सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया। अब इसमें कर्म तो कहीं दिखा ही नहीं। अगर हम कहते बालक खेल रहा है तो बालक करता है, खेलना क्रिया है, इसमें भी कर्म नहीं दिखा। छात्र पढ़ रहा है, छात्र तो करता है, पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, इसमें भी नहीं दिखा। अगर हम कहें कि छात्र लिख रही है या छात्रा लिख रही है, इसमें क्या होगा बताइए? देखो इसमें भी नहीं दिख रहा है ना, ये है कर्म करता है, ये है क्रिया है लिखना, लेकिन इसमें भी जो है कर्म दिख नहीं रहा है। देखिए अगर हम देखें तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों में कर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? बालक खेल रहा है, अगर हम पहचानना चाहें क्या खेल रहा है? बालक क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है ना, तो कर्म तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें छिपा है। वैसे वैसे इसमें भी छिपा है, क्योंकि छात्र पढ़ रहा है, हम बोलेंगे क्या पढ़ रहा है तो आपके मन में आएगा किताब पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है ना, अखबार पढ़ रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कर्म जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से छात्रा लिख रही है, इसमें भी लिख रही है कि मतलब पत्र लिख रही है, नोट्स लिख रही है, कुछ भी लिख रही है, लेख लिख रही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों में कर्म छिपा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है? कर्म नहीं है। देखो हमने इसमें क्या से निकाला ना, अगर क्या शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है? आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है। जब आपका जवाब आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसमें कर्म अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ है। इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए, शिशु सो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि विशेषण की शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन कह रहा विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं।
मतलब जिसकी बताएगा वो विशेष होगा, जो बताएगा वो विशेषण होगा। ठीक है, अगर कहता आपसे प्रश्न एक और पूछता, मान लो हम ऐड कर दे रहे हैं, इसमें तो बता दिया गया कि जिसकी विशेषता बताएगी वो विशेष्य होगा, जो शब्द बताएगा वो विशेषण होगा। लेकिन अगर विशेषण की विशेषता बताए, कोई अगर विशेषण की विशेषता बता रहा है तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्राविशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही होगा, विशेष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? काफी में कौन सा विशेषण है? काफी में कौन सा विशेषण है? तो हमने अभी आपको बताया था विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। वो एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। निश्चय में निश्चित होता है और अनिश्चय में क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। काफ़ी में कौन? काफ़ी मतलब कि थोड़ा बहुत 1 किलो 2 किलो 4 किलो 6 किलो तो बात कर नहीं रहा है, काफ़ी की बात कर रहा है। तो काफ़ी में कौन सा है? बता दीजिए फटाफट। काफ़ी में कौन सा है? अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक, बता दो। संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक, कौन सा सही होगा? देखो ये दो तो निश्चित वाले तो गलत ही हो गए। अब आपके पास ऑप्शन दो हैं, एक है अनिश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सातवें प्रश्न की ओर कह रहा है कि हिंदी की बा ध्वनि, हिंदी की बा ध्वनि है। बा क्या है? दंत है, ओष्ठ है, नासिक है, तालव्य है। बोलो, बा ध्वनि कौन सी है? दंत है, ओष्ठ है, नासिक है, तालव्य है। फटाफट बताइए। तो अगर हमने सूत्र पढ़ा होगा, अगर थ्योरी क्लास आपने लिया होगा, तो हमने सूत्र में बताया था कि उपू पद्मनीय नाम ओष्ठव ना। तो उ और पा वर्ग में क्या होता है? जितने भी आएंगे सब क्या होंगे? ओष्ठ होंगे। क्या होंगे? ओष्ठ होंगे। तो पा वर्ग का मतलब है पा, फा, बा, भा और मा, इतने वर्ण। और उ ये कहाँ से बोले जाएंगे? सॉरी, कहाँ से बोले जाएंगे? ओष्ठ से। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है? तो अघोष होता है जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। क्या होता है? कंपन ना हो उन्हें अघोष कहते हैं, जिसमें कंपन हो उन्हें सघोष कहते हैं। और सघोष का ही दूसरा नाम है घोष। क्या है? घोष। ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होता है सघोष और अघोष? सॉरी, जैसे अघोष की बात करें, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों प्रकार के सा। तीनों सा का मतलब समझ रहे हो कौन से? एक सीटी वाला, एक मूर्धन यानी खटकोड़ वाला और एक सरौता वाला, है ना। ये तीन बोलते हैं। इसका नाम है तालव्य सा, इसका नाम है मूर्धन सा, इसका नाम है दंती सा। ये तीनों सा मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के सा अघोष होते हैं। इनमें से देखो कौन सा है, इनमें से कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? तो अब हम आपको बता ही दिए हैं, आपको बता दिए हैं। तो अघोष कौन सा होगा? सा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तीनों प्रकार के सा, तीनों प्रकार में सा में एक सा दिख रहा है दंती वाला, यही आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। चलो 8वें के बाद 10वां आ गया, 9वां भी बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? तुर्की शब्द, देखो शब्द होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें तत्सम, तद्भव, देश और विदेश, शब्द के कितने रूप? 4 प्रयोग के आधार पर। एक होता है तत्सम। क्या होता है? तत्सम। एक होता है तद्भव, सॉरी तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं।
एक और होता है संकर शब्द, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 होते हैं। कह रहा है तुर्की शब्द नहीं है। विदेशी शब्द में बहुत सारे आते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, ढेर सारी चीज़ें आते हैं, अंग्रेजी, तो ये सब होते हैं। जिसमें कह रहा है कि कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। तो तुर्की शब्द कौन सा नहीं है, तो अगर हम बात करें तो तुर्की वाले शब्द जो हैं वो बावर्ची, बेगम और दरोगा, ये सब क्या हैं, तुर्की शब्द हैं। कैसे हैं, तुर्की शब्द हैं। डेरा जो है तुर्की शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रामर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। चलिए, अब कह रहा है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। थोड़ी देर आपके पास 5 का समय है, आप फटाफट से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक जो छात्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और वो उसे यही निवेदन है कि वो थ्योरी क्लास अगर नहीं लिए तो थ्योरी क्लास में जाकर एक बार पूरे नोट्स बनाकर रिवीजन कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा। तो कह रहा है कि वह लाचार है क्योंकि अंधा है। वह लाचार है क्योंकि अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। देखो, अगर हम बात करें संकेतवाचक की, तो हमें कोई संकेत तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर कहते हैं कि कारणवाचक की, तो कारण तो एक मिल रहा है, क्योंकि वह लाचार है। लाचार है तो क्यों लाचार है, एक कारण है उसका, क्यों, क्योंकि वो अंधा है। परिमाण की बात करें तो नाप तौल की बात हो ही नहीं रही है, ये भी गलत, ये भी गलत। और संबंधवाचक की बात करें तो कोई इसमें संबंधवाचक में जो और सो को दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इसमें वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कौन सा है, कारणवाचक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है। ये आपकी कुल 45 प्रश्नों की सीरीज है। कितने की है, 45 प्रश्नों की सीरीज है। देखिएगा आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आप अपनी क्षमता को आंकिए। यदि आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और 40 का 40 सही हो गए, तो ये समझ लो कि आपकी तैयारी बेहतर है। यदि आपकी 40 प्रश्नों से कम आपके अंक आ रहे हैं, 40 प्रश्नों से अगर आप कम कर पा रहे हैं, कम अंक लेकर आ पा रहे हैं, तो समझ लो कि आपको तैयारी करने की और ज़रूरत है, ठीक है। कह रहा है कि वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप होगा, तो क्या होगा वधु का बहुवचन रूप, फटाफट से बताइए। वधु का बहुवचन रूप क्या होगा, वधुएं। क्या होगा, वधुएं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। अब क्रियापरक क्या है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है। क्या है, एक कोटि कारक है। अगर कहते हैं कि व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो, जिसमें क्रिया क्या हो, निहित हो, जिसमें क्रिया निहित हो, वह कारक कहलाती है। क्या कहलाती है, कारक कहलाती है ना। और कारक का शाब्दिक अर्थ है, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला। क्या होता है, करने वाला, ठीक है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। तो करने में किसी न किसी की भूमिका निभाने वाला भी होगा। अगर कहते हैं कि क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी की भूमिका निभाने वाला होता है, तो क्रिया की परक क्या होता। तो अगर हम बात करें तो कारण इसमें नहीं है, कारण नहीं है। ये लिंग नहीं लिखा है, ये लिंग लिखा है। क्या लिखा है, लिंग। तो लिंग होता है, वचन होता है, एक पक्ष भी होता है, कारण नहीं होता उसमें, कारण नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम लोग अगर उसकी बात करें, आयोग की बात करें, तो आयोग ने पक्ष को माना है। किसको माना है, पक्ष को माना है। इसलिए क्रिया का परक व्याकरणिक कोड क्या हो जाएगा, पक्ष, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग पहचानिए। स्त्रीलिंग पहचानने के लिए 2-3 बातें हैं, जैसे कि मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, ऐसे शब्दों को जोड़कर हम स्त्रीलिंग की और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो अगर हिंदी में लिंग की बात करें तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो एक और होता है नपुंसकलिंग, या फिर कहते हैं उभयलिंग, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो किन्नर होता है या फिर होती है, तो कहें किन्नर होता है। अहिंसा होता है या फिर होती है, तो भैया अहिंसा होती है। क्या होती है, अहिंसा और हिंसा होती है।
अपरिग्रह होता है, अंतरी होता है, क्या होता है, अंतरी होता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें कहेंगे अहिंसा वाला सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है आपका। अगला 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट जल्दी से। 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वाक्य में भविष्य काल कौन सा है। भविष्य काल पहचाना। काल की बात करें अगर ना, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। वर्तमान काल कितने भेद, 5। भूतकाल कितने, 6। और भविष्य काल के कितने, 3। तो अगर आप 6 याद लो, 653, ये कोड याद करो, 653। भूतकाल के 6, वर्तमान के 5, भविष्य के 3, ठीक है, ये याद कर लो। कह रहा भविष्य काल। भविष्य काल की पहचान है अंतिम में गा, गी, गे आदि शब्द मिलेंगे। तो हमने कहा कि मैंने एक पेड़ काट लिया। काट लिया मतलब काम पूरा हो गया। पूरा हो गया तो भूतकाल का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भूतकाल का हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। ये था दिख ही रहा है भूतकाल का। मैं आपका आभारी हूँ, मतलब कि हूँ का मतलब अभी वर्तमान में चल ही रहा है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे लवण का तद्भव रूप क्या होगा। आपको सबको पता है नमक होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेत का तत्सम शब्द चुनिए। खेत का तत्सम शब्द, खेत का क्या होगा, क्षेत्र, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन आते हैं, ध्यान में रखिएगा। शुद्ध वर्तनी चुनिए। वर्तनी कई बार पूछी जाती है और बहुत सारे अच्छे होते हैं। तो शुद्ध वर्तनी चुनिए कि वर्तनी कौन सा सही होगा, ऊपरी लिखित कि ऊपरी लिखित कि ऊपरी लिखित या फिर ऊपर लिखित, कौन सा सही होगा। अब लोग फटाफट बताइए। तो क्या कहेंगे हम लोग कि हमारा कौन सा होगा, ऊपर लिखित। क्या होता है, ऊपर लिखित, ये सही है, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव में प्रत्यय कौन सा है, आव। कौन सा है, आव। आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ये याद करने वाले हैं, इनको याद कर लीजिएगा। बाकी तत्सम तद्भव देशज विदेशज इनको पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय तो बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं, क्लास कर लीजिएगा फटाफट, आपको समझ में आएगा। कह रहा 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आप लोग बताइए। उत, उन, उत, फिर उन। देखो 2 तरीके लिखा है, इन दोनों में हलंत लगा है, इन दोनों में हलंत नहीं लगा है। तो आप बताइए, ये देखो अगर इसको हम तोड़ें ऐसे, अगर इसको हम तोड़ें तो ये एक होगा उन प्लस नीस। क्या होगा, उन प्लस नीस बराबर 19। लेकिन ये जो हलंत वाला है, ये वाला सही नहीं होगा, ये वाला सही नहीं होगा। तो हमारा कौन सा सही होगा, ये कौन सा सही होगा, उन। ये बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, बी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का मतलब होता क्या है। देखो नदी का कोई नाम तो है ही नहीं, ये भी गलत। मूसक इसका अर्थ नहीं हो सकता, मूसक मूसक कहते हैं। ट्रेन का नाम तो है नहीं। पुष्कर मतलब क्या होता है, सरोवर। क्या होता है, सरोवर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जटिल का अर्थ बताइए। ये भी थोड़ा सा मतलब है, नहीं तो अर्थ बताने वाले क्वेश्चन है। जटिल का अर्थ क्या होता है। जटिल मतलब होता क्या, कठोर। क्या होता है, कठोर। कोई भी काम कठोर होता है तो पेचीदा होता है। क्या होता है, पेचीदा होता है, ठीक है, ये सही है अभी ऑप्शन। अगला काम करते हैं। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का क्या होगा, सुख, ढीठ, गड्ढा, पतला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, पतला। गाढ़ा का विलोम क्या होगा, पतला। अगला, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित शब्द का विलोम चुनिए। उपार्जित, उपार्जित का क्या होगा, सबको पता है। अगर कुछ भी ना मिले तो उपार्जित का क्या बना देंगे, अनुपार्जित। अन जोड़ दीजिए बस, अनुपार्जित। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो थोड़ी देर आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग पढ़िए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। कह रहे चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, आप लोग एक बार प्रयास कीजिए। चलिए आपका समय पूरा होता, कह रहे परिगणन करना चाहिए, परिचालन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए या परिसीमन करना चाहिए। देखो सबसे कॉमन सी बात है
कि जिस क्षेत्र में चुनाव का होता है ना, उसमें अगर पुनः क्या करना चाहिए, तो परिगणना नहीं करना चाहिए, न तो परिचालन, न तो परीक्षण। चुनाव में क्या होता है, परिसीमन होता है। क्या होता है, परिसीमन होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। क्या होगा, कह रहा है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। क्या कूदना सही होगा, नहीं। प्रतिदिन कसरत करना, ये भी नहीं। दौड़ना, ये भी नहीं। कठिन परिश्रम करना, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 27वें प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लाल पीला होना, अरे भैया लाल पीले कब होते हैं, लाल पीले तब होते हैं जब किसी के ऊपर किसी को गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है, गुस्सा हो जाता है ना, कहते हैं ना गुस्सा हो गए हो, तो कहे लाल पीले हो रहे हो। तो कह लिए भैया बहुत क्रोध करना क्या होता है, लाल पीला होना। लाल पीला होना का मतलब क्या है, बहुत क्रोध करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। किसका, पुल्लिंग का। फिर वही बात आ गई, पुल्लिंग को शब्दों को कैसे पहचानेंगे, एक बार क्रिया से देखेंगे, प्रश्न करेंगे, अच्छा अच्छी, है ना, होता है होती है, ऐसे करके, मेरा मेरी आपका आपकी, तो ये इससे पहचान करेंगे। तो कहेंगे कि पुल्लिंग देखो, तपस्विनी होती है, तपस्विनी होती है, परोपकारिणी होती है, हंसिनी होती है, लेकिन तेजस्वी होता है ना, बड़ा तेजस्वी बालक है भाई, बड़ा तेजस्वी है ना, बहुत तेजस्वी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जिसका इलाज ना हो सके उससे क्या बोलते हैं, आसाद। क्या बोलते हैं, आसाद। भैया दुसाध का मतलब है जहाँ साधन आ जा सके ना, साधनहीन मतलब बिना साधन के, श्रम साध मतलब श्रम के द्वारा साधन, हाँ, जिसका इलाज ही ना हो उसे बोलते हैं असाध्य। तीसरे क्वेश्चन की ओर आ गया, संधि आ गया है। कह रहा मनोहर शब्द का संधि होगा। अगर संधि की बात करें तो संधि कितनी प्रकार की होती है, 3। एक होती है स्वर, एक होती है कि व्यंजन, और एक होता है विसर्ग। ठीक है, एक होता है विसर्ग। ये 3 प्रकार की होती है। तो अगर मनोहर की बात करें तो मनोहर का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस हर, क्योंकि जब भी विसर्ग के पहले छोटा आ होता है उसके बाद कोई अंतस्थ व्यंजन या 3 प्रकार सा में से हा होता है, तो आ और विसर्ग का मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग संधि है, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 9वां प्रश्न आ गया ना, बीच में छूट चुका था 9वां प्रश्न। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे दिख रहे हों, लेवल के दिख रहे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी अच्छी है, अच्छी लगी कि नहीं लगी, कैसे क्वेश्चंस आपके रहे, लेवल के हैं या फिर नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत व्यंजन। तो दंत का मतलब क्या, दंत वाले सूत्र है लितु लसा नाम दंती ना, ऋतु रसा नाम दंती। तो ऋतु रसा नाम दंती का मतलब है कि लिरी और ला और ता वर्ग। तो ता वर्ग में ता था दा धा ना आता है सब, ता भी आता है, था भी आता है, दा भी आता है, धा भी आता है, ना भी आता है, लेकिन टा नहीं आता है। टा है ऋतु रसाणाम मूर्धा से। ठीक है, तो ये मूर्धा का है, किसका है, मूर्धा का है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला, कह रहा कि मध्वरी का संधि विच्छेद, ये कई बार, ये अभी वीडियो का पेपर हुआ है हाल ही में, वीडियो का, वीडियो री एग्जाम, उसमें पूछा गया था मध्वर का संधि विच्छेद क्या है। तो मध्वर का संधि विच्छेद क्या है, मधु प्लस अरि। क्या है, मधु प्लस अरि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी संख्यावाची होता है। तो सबको पता है द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। एक प्रश्न इसी पे है आपका कि समास कितने प्रकार के होते हैं, और अगर पूछे तुमसे कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास की बात करें तो 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के, तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, चलिए ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, विस्मय अस्थाई भाव किस रस का है। तो भैया हास्य किसका होता है, हास,
शांत का होता है निर्वेद, अद्भुत का होता है आश्चर्य यानी विस्मय, बीभत्स का होता है जुगुप्सा यानी घृणा। तो आपका अद्भुत वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगल न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कह रहा है कि कौन सा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। भैया कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है, और सगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग, और पूरी के पूरी लंका जर गई और निशाचर सब भाग गए। तो भैया इसमें क्या करें, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के बाद जहाँ पे कही जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो आइए हम लोग मात्रा गिनते हैं। अगर मात्रा गिनेंगे तो हम लोग दो प्रकार की मात्रा गिनते हैं, एक गिनते हैं लघु का और एक गिनते हैं गुरु का। ठीक है, तो ये लघु का एक मात्रा, गुरु का दो मात्रा। तो अगर अमंगल में कहें तो इसमें दो एक एक, इसमें एक एक एक, इसमें एक दो एक एक, इसमें दो, इसमें दो। ठीक है, तो दो दो चार, पाँच छः, दो आठ, एक नौ, तीन बारह, बारह चार 16, 16 मात्राएँ किसमें हैं, 16 मात्राएँ। तो 16 मात्राओं पर कौन सा होता है, चौपाई। जब भी 16 मात्राओं पर रहती हो वहाँ पर चौपाई हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 35 हो गया, 36वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची भैया प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन विभाकर इसका पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर का पर्यायवाची होता क्या है, लहर का पर्यायवाची बीच, तरंग, हिलोर, है ना, मौज, ये सब क्या है, ये लहर के पर्यायवाची हैं। दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा इसको, लहर का पर्यायवाची नहीं है, दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। नाक का मतलब नाक, एक ही अर्थ। कान का मतलब कर्ण, एक ही अर्थ। नेत्र का मतलब नेत्र यानी आँख, एक ही अर्थ। देखिए अंग के ढेर सारे अर्थ हैं, अंग के ढेर सारे अर्थ हैं। जैसे अंग की बात करें, हिस्सा, क्या है, हिस्सा, है ना। और अगर बात करें अंग के और कौन सा अर्थ होता है भैया, तो अंग का एक होता है हिस्सा होता है ना, शरीर होता है, क्या होता है, शरीर होता है, टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा होता है, अवयव होता है, पक्ष होता है, भेद होता है, तो बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं। तो अंग इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी 39वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। ये मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ ये गलत है, इसका शुद्ध चुनना है। तो पहला क्या कह रहा है, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, ये गलत है, ये तो सेम ही लिखा है ना, थोड़ा सा गलत। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, ये भी गलत है। फिर कौन सा होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, नहीं ये भी गलत है। इसका ऑप्शन सही होगा कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं, ये सही है। आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। चलिए 40वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वें प्रश्न कह रहा है कि उपत्यका का अर्थ है क्या, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उपत्यका कहते हैं, गलत। प्राणियों के पेट का एक अंग है, भैया गलत, ये भी सही नहीं है। पर्वत का शिखर, ये भी गलत है। पर्वत के पास की भूमि, ये सही है। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार, ये रचना और रचनाकार से आ गया। कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। सूरदास के कौन कौन से हैं, सूरसागर, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। सूरसागर,
सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास लिख लीजिएगा कुछ रचनाएं, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, है ना, ये सब इनके क्या हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं। और कबीरदास की बोलें तो साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी। और इन तीनों का संग्रह है बीजक में। किसमें है? बीजक में। इनके शिष्य धर्मदास ने को लिखा है। ठीक है, अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न क्या है? सुमिंद्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये पिछले वाले सब तो यूपी पुलिस में आया भी है। किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा, किस पर? चिदम्बरा जो है कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1961 में। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? देखो अभी हमने बताया ना कि सूरदास की 3 रचनाएं, और याद रख लीजिएगा सूरदास के कौन कौन से हमने कहा, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। लेकिन अब की पूछ लिया कि किस भाषा की रचना है। तो अगर हम बात करें सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। किसके कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। तो कौन सी भाषा हो जाएगी इनकी? ब्रज भाषा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है? वीरों का कैसा हो वसंत। क्या कह रहा है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी? देखो जब भी वीरता की बात आए, किसकी बात आए? वीरता की बात आए, वहाँ पर किसको लगाना है? सुभद्रा कुमारी चौहान को। किसको? जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है? और 45वां और अंतिम, क्योंकि 45वां और अंतिम हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम 5 जो है पैराग्राफ, कौन से पैराग्राफ, यानी कि यूँ कहें कि गद्यांश, उन क्वेश्चनों को हमने ऐड नहीं किया है। नहीं तो 50/50 टॉप 50 वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये हमने 5 नहीं ऐड किया है, तो टॉप 45 वाले क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर देख रहे होंगे, पूरे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन का एक भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है। हाँ, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है, तो कौन कौन सी है भैया? तो भारतेंदु युग की अगर हम बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी बात करें? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें, भारतेंदु की, एक मिनट गलती लिख दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें, तो इनकी पत्रिकाएं 3 पत्रिका होती हैं। 3 पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। दूसरा है हरिश्चंद्र पत्रिका, कौन सा है? हरिश्चंद्र ठीक है। और तीसरा है, कौन सा है? बाल बोधनी। कौन है? बाल बोधनी, जो महिलाएं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है। ये पिछली बार 2019 या 18 में यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो 3 हमको दिख गया ना, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, ये 45वां क्वेश्चन और 45 टॉप 45 क्वेश्चन आपके हो गए। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दिया और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों भी अपनी क्षमता को आंक लें। अगर यदि आपने 40 प्रश्नों से कम हल किए हैं, अगर आपने 40 प्रश्नों के सही जवाब दिए तब तो आपकी तैयारी अच्छी है। 40 से अगर आपने कम दिया, समझ लीजिए आपको तैयारी करने की और ज़रूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।